वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आपको मिलता हूँ सुबह 7 बजे, और इसमें मैं चर्चा करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 4 सवालों पर मैं आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये सेशन लगातार देखते हैं, कंटिन्यू अगर आप ये सेशन देखते हैं, तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर प्रैक्टिस बनेगी और एग्ज़ाम में 99% प्लस एक्यूरेसी आप लेकर आएंगे। मेरे भाइयों, इसके देखिए मेरी 2 क्लास चलती है। एक तो चलती है जिसे आप लक्ष्मीकांत शो के नाम से जानते हैं, लक्ष्मीकांत सीरीज। ये शाम को 8 बजे अपलोड होती है। और लक्ष्मीकांत सीरीज जो आपकी शाम को 8 बजे अपलोड होती है, इसमें मैं पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है आपका मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपका ये 7 बजे सुबह 20 मिनट शो अपलोड होता है, ठीक है। तो ये दो का दोनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों आप लगातार 2-2.5 महीने तक देखते हैं तो आपके भीतर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आर्टिकल 20 से रिलेटेड सवाल है। लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज। आर्टिकल 20 दंडात्मक प्रत्यावर्ती कानूनों से संरक्षण देता है। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 इज अवेलेबल ओनली सिटीजन्स, यानी अनुच्छेद 20 का जो संरक्षण है वो केवल नागरिकों को उपलब्ध है। और तीसरा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इम्बॉडीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अनुच्छेद 20 का तीसरा क्लॉज आत्म अभियोग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध क्या संरक्षण प्रदान करता है। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 20। देखिए, यदि आप अनुच्छेद 20 की बात करें मेरे भाइयों, तो आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 एक आपका ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि ड्यूरिंग ट्रायल आपको प्रोटेक्शन देता है। ड्यूरिंग ट्रायल आपको प्रोटेक्शन देता है मींस कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका टाइटल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण मीन्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज मीन्स अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध, अगर कोई भी अपराध हुआ है तो जब तक बाई लॉ वो प्रूव नहीं हो जाता तब तक अपराध नहीं माना जाता। और आर्टिकल 20 रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने का काम करेगा। आर्टिकल 20 इस बात को डील करता है कि किसी भी कार्य के लिए आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक वो कार्य बाई लॉ ऑफेंस नहीं है, यानी जब तक वो कार्य कानून के अनुसार अपराध नहीं है। तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को थोड़ा और सरल भाषा में यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो ट्रायल के दौरान, ट्रायल का मतलब समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम किया और वो काम कानून के अनुसार क्राइम है, तो जब तक क्राइम प्रूव नहीं हो जाता तब तक तो उसे पनिश किया नहीं जाएगा। तो प्रूव करने की जो ये प्रक्रिया है, अपराध सिद्ध होने की जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसीजर है, इसी को हम ट्रायल कहते हैं। और ट्रायल के दौरान एज अ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार के तौर पर आपको कुछ संरक्षण मिला हुआ है। किसके दौरान? ड्यूरिंग ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट आपको कुछ संरक्षण मिला हुआ है। पहला, आर्टिकल 20 के फर्स्ट क्लॉज की पहली भावना तो ये है कि आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। दूसरी जब बात, क्रिमिनल के मामलों में, अपराध के मामलों में जिस समय आपने क्राइम किया है उसी समय के लॉ के तहत आपको पनिश किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज क्राइम किया और आज कानून कह रहा है 5 साल की सजा, और उसका केस चल ही रहा था, ट्रायल चल ही रहा था, उसी दौरान ये पनिशमेंट बढ़ा के 10 साल कर दी गई। अब सजा बढ़ा के 10 साल कर दी गई, कानून बदल दिया गया, संसद ने कानून को बदल दिया, तो बताओ जब उससे पनिशमेंट सुनाई जाएगी तो क्या ज्यादा पनिशमेंट सुनाई जाएगी? नहीं, वही पनिशमेंट दी जाएगी जो अपराध के समय पर थी, यानी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ।
जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उसी समय के कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। फिर से सुनिएगा, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उसी समय के कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? नो डबल जियोपर्डी। नो डबल जियोपर्डी का मतलब यह है कि आपको एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही अपराध के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। ये क्रिमिनल के मामलों में है, एक ही अपराध के लिए बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। नो डबल जियोपर्डी। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, थर्ड क्लॉज। आपको आप ही के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल 20 के 3 क्लोज हैं जो एज अ फंडामेंटल राइट आपको क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहां पहला क्या लिखा हुआ है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनुच्छेद 20 दंडात्मक प्रत्यावर्ती कानूनों से संरक्षण देता है, सही लिखा है। आर्टिकल 20 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, नहीं ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 सिटीजन के साथ साथ एलियन को भी यानी फॉरेनर को भी अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ यही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिटीजन के लिए हैं, यानी जो नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो नागरिकों के साथ साथ फॉरेनर्स को भी हैं, यानी देशियों के साथ साथ विदेशियों को भी हैं। तो यहाँ केवल लिखा है, और मैंने आपसे कहा था ना कजरौटा कॉन्सेप्ट याद है? कजरौटा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इसको, ठीक है, देखना किताब में इधर ढूंढने लगना। पॉलिटी के सवालों में कहीं भी ओनली लिखा हो, कहीं भी सिटीजन लिखा हो, कहीं भी पीपल लिखा हो, कहीं भी ऑलवेज लिखा हो, तो ऐसी जगहों पर ट्रैप होने की संभावना होती है, यानी जाल होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, ट्रैप होने की संभावना होती है, यानी गलत होने की संभावना होती है। तो ध्यान से ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो यहाँ पर ये सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 21 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में आपको ये इस पर विचार करना है। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है द टर्म प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वाज इंटरप्रेटेड एक्सपेंसिवली इन मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यापक व्याख्या मेनका गांधी केस 1978 में की गई। अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों पर लागू होता है। आर्टिकल 21 अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन। ये 3 स्टेटमेंट आपके समक्ष हैं और आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 21 तो भाई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जान है, जैसे कोई आपकी जान होगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, परिवार या जिसे आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 21 ऐसे ही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जान है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान की रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, यानी जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आर्टिकल 21 में मात्र एक लाइन लिखी है, एक लाइन ये लिखी है कि व्यक्ति को, व्यक्ति यानी पर्सन, देसी विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये देसी को भी मिला हुआ है एज वेल एज ये विदेशी को भी मिला हुआ है, देसी और विदेशी दोनों को मिला हुआ है। तो ध्यान रखिए, राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार व्यक्ति को उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो मींस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो, ठीक है। अगर कोई प्रोसीजर नहीं है तो वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपने समझा क्या? नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं।
आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि आपसे आपका जीवन तभी छीना जा सकता है जब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो मीन्स मतलब कानून हो। आपसे आपका जीवन, आपसे आपके जीवन का अधिकार तभी छीना जा सकता है जब कानून ऐसा कह रहा हो, यानी लॉ ऐसा कह रहा हो, तभी आपसे आपका जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। अन्यथा आपसे आपका जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। कानून कह रहा है फांसी, तभी फांसी होगी, ठीक है। प्रोसीजर है तभी फांसी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक। ये आर्टिकल 21 में मात्र एक लाइन लिखी है, लेकिन इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये थी कि लिखा हुआ है कि जीवन तभी छीना जा सकता है तो जब कानून हो, और कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है, संसद का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो ऐसे में अगर कानून बनाने वाले लोग कोई ऐसा कानून बना दें जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो, एक थप्पड़ पे फांसी, मान लो ऐसा कानून बन जाए, एक थप्पड़ पे फांसी, एक कंटाप मारो और लो फांसी, तो ये तो मनमानीपन हो जाएगा यार। ये तो लेजिस्लेचर का आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगा, ये तो मनमानीपन हो जाएगा विधानमंडल का। तो ये विधानमंडल का मनमानीपन हो जाएगा, तो ऐसे में तो संस्था एब्सोल्यूट हो जाएगी। एक कंटाप पे फांसी, गजब हो गया यार। तो इसीलिए मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का जीवन छीनने के लिए सिर्फ प्रोसीजर होना जरूरी नहीं है, प्रोसीजर का जो इंटेंशन है वो भी उचित होना चाहिए। सिर्फ प्रोसीजर जरूरी नहीं है, उचित प्रोसीजर जरूरी है। यानी कानून होना जरूरी नहीं है, कानून भी न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए। और इस बात को पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि सम्यक प्रक्रिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को उसके जीवन से तभी वंचित किया जा सकता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो और साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि सम्यक प्रक्रिया हो, यानी कानून होना चाहिए, लेकिन वो कानून कैसा होना चाहिए? कानून उचित होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना छीन लोगे किसी का जीवन। कानून होना चाहिए, और कानून कैसा होना चाहिए मेरे भाई? उचित होना चाहिए। क्लियर है बात? अब आते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है कि आर्टिकल 21 यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सही लिखा हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से इंस्पायर है भारत देश में, यह भी पूछ लिया जाता है। कहाँ से ली गई है? तो जापान से, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वाज इंटरप्रिटेटेड इन मेनका गांधी केस, ये भी सही लिखा हुआ है। मेनका गांधी केस में इसको व्यापक बनाया गया, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें जोड़ा गया। देखो, ऐसी बातें जो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं, चाहे पहले से मेंशन है चाहे बाद में आई हो, उन्हें हम एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, अस्पष्ट प्रावधान कहते हैं। और ऐसी बातें जो सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन के साथ लपेट देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन के साथ जोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इम्प्लिसिट प्रोविजन कहते हैं, अंतर्निहित प्रावधान कहते हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो अंतर्निहित प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 21 अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन? नहीं भैया, विदेशी आएगा तो मार डालोगे क्या? सिटीजन के साथ साथ ये एलियन को भी मिला हुआ है, यानी नागरिकों के साथ साथ ये विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। लिखा हुआ आर्टिकल 22 के संदर्भ में इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट। यह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट अप्लाइज इक्वली टू प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। यह निवारक निरोध मामलों में भी समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैन परमिट डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ, यानी निवारक निरोध 3 मंथ से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड के क्या है? संभव है। इट अप्लाइज इक्वली टू प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, यह निवारक निरोध के मामले में भी लागू होता है। देखो, इसका सेकंड स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि निवारक निरोध कानूनों पर भी लागू होता है, मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि भाई आर्टिकल 22 निवारक निरोध कानून के लिए भी है या निवारक निरोध कानूनों के लिए नहीं है। सिर्फ इतना सा एक मकसद है। देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल सरल नहीं है। सबसे पहला काम अपना यही होना चाहिए कि हम जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से हम क्वेश्चंस पढ़ें।
ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट के सवालों को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 22 है क्या? आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट के तौर पर आपको कुछ संरक्षण दे रहा है। क्या संरक्षण दे रहा है आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट के तौर पर? फंडामेंटल राइट के तौर पर आपको संरक्षण मिल रहा है गिरफ्तारी के विरुद्ध। यानी जब व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे एज अ मौलिक अधिकार, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, क्या? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। किसके विरुद्ध संरक्षण? गिरफ्तारी। यानी जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसको कुछ संरक्षण मिल रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है, गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है? तो गिरफ्तारी दो होती है। एक होती है ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी। ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी यानी सामान्य कानून के तहत, यानी जब कोई व्यक्ति कोई कांड कर दिया है तब जो गिरफ्तारी हो रही है वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को कूट दिया, है ना, चोरी कर ली, चौटाई कर ली, यानी कृत्य अगर हो चुका है और वो क्राइम की श्रेणी में आ रहा है, प्रोसीजर कह रहा है गिरफ्तार होना चाहिए, तब जो गिरफ्तारी होती है उसे ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। और एक गिरफ्तारी होती है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी। प्रिवेंटिव लॉ का मतलब होता है निवारक निरोध कानून। संदेह के आधार पर इसे गिरफ्तारी कहते हैं। यानी पुलिस को पता चला कि आप मेले में बम फोड़ने वाले हैं, पुलिस को पता चला कि ये व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होने वाला है, पुलिस को पता चला कि ये व्यक्ति अगर बोलेगा दंगा हो जाएगा इसके बोलने से ही दंगा हो जाएगा, मुंह खोला नहीं दंगा हुआ नहीं। तो संदेह के आधार पर अपराध रोकने के लिए जो गिरफ्तारी होती है, क्राइम को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए जो गिरफ्तारी होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और अपराध हो जाने के बाद जो गिरफ्तारी हो रही है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिटेंशन, साधारण गिरफ्तारी, निवारक निरोध गिरफ्तारी। इन दोनों गिरफ्तारियों में आपका संविधान फंडामेंटल राइट के तौर पे कुछ संरक्षण दे रहा है। और संरक्षण दे रहा है इस तरह से कि अगर आपको न मिले तो आप टिंगनिंग टिंगनिंग करके 226 से डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या संरक्षण मिल रहा है? तो ऑर्डिनरी लॉ के तहत जब आप गिरफ्तार होते हैं तो संरक्षण ये मिलता है कि आपको कारण जानने का अधिकार है। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि आप अंदर जाएंगे या बाहर रहेंगे, यानी कस्टडी में जाएंगे या नहीं। आप अपनी पसंद का, हाँ हाँ वकील साहब, आप अपनी पसंद का वकील साहब रख सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद का लॉयर रख सकते हैं। कारण जानने का अधिकार है गिरफ्तारी का। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। अब 24 आवर्स में आने जाने का समय शामिल नहीं होता, नहीं कह दो जा रहे थे बीच में नदी पड़ गई, नदी तैरने लग गए, 3 घंटा उसमें लग गया, ऐसा नहीं है। दूसरा, प्रिवेंटिव लॉ के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो ये गिरफ्तारी, ये भगवान न करे कि ये हो, प्रिवेंटिव लॉ में कुछ संरक्षण नाम मात्र का है। प्रिवेंटिव लॉ के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो कारण जानने का अधिकार है, लेकिन वो भी अगर नेशनल इंटरेस्ट में चाहे तो ना बताएं। दूसरा, 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तारी नहीं होगी, लिखा हुआ है आर्टिकल 22 से संरक्षण यह मिल रहा है कि गिरफ्तारी 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी प्रिवेंटिव लॉ में, लेकिन यदि सलाहकार बोर्ड अलाउ करे तो 3 महीने से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। देखो 370 जब हटा था तो कश्मीर में सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था पहले ही, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन थे सब। प्रिवेंटिव लॉज हमारे भारत देश में ढेर सारे हैं, आपने सुना होगा, यूपी कोका, मकोका, एनएसए, ये सब प्रिवेंटिव लॉज हैं। पहले देखो टाडा, मीसा, पोटा, ये सब प्रिवेंटिव लॉज थे, अब तो नहीं है वो। तो प्रिवेंटिव लॉज डेमोक्रेसी में होते नहीं है, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं, इसलिए यहाँ प्रिवेंटिव लॉज आपको नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपने देखा। तो खैर इधर आ जाते हैं अब। आर्टिकल 22 क्या? इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट, सही लिखा हुआ है। यह निवारक निरोध के मामलों में समान रूप से नहीं, ऑर्डिनरी लॉ और निवारक निरोध में समान रूप से लागू नहीं हो रहा है, दोनों में अलग अलग प्रोटेक्शन है। ठीक है, निवारक निरोध में 3 महीने से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड से संभव नहीं, बिना सलाहकार बोर्ड की सलाह के 3 महीने से अधिक संभव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ओनली वन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है।
अगला सवाल है आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स, आर्टिकल 23 निषेध करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मानव तस्करी, बेगार, फोर्स लेबर ओनली बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो आर्टिकल 23 एक मोरल राइट्स है। आर्टिकल 23 क्या है? प्रोटेक्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक नैतिक अधिकार है। बिना बात के आपका शोषण न हो, इस बात को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार का निषेध करता है। बेगार, बेगार मतलब समझते हैं, बिना पैसा दिए काम कराना, उसको बेगार कहते हैं। बेगार को प्रोहिबिट करता है। और फोर्स लेबर, जबरन श्रम कराना, देखो बंधुआ मजदूरी होती थी ना, इसे प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23 इन सब को प्रोहिबिट करता है और कहता है कि इस तरह का आचरण कानून के अनुसार दंडनीय होगा। ढेर सारे लॉज बने हैं। बाउंड लेबर एबोल्यूशन एक्ट इसका एग्जाम्पल है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये भी इसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर ये सही है, ये सही है। निजी व्यक्ति के, केवल निजी व्यक्ति नहीं भैया, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ ये प्राप्त है। हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, इस 20 मिनट शो को। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, मेरा है मतलब आपका है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। क्लासेस के अपडेट्स यहाँ मिलते रहते हैं। ये भी आपका सोशल मीडिया है, मेरा आपका एक ही बात है ना? हाँ, अब ये मत कह देना सर कि जो है पासवर्ड दे दो इंस्टाग्राम का, आपका है तो। ठीक है, हाँ यहाँ आप जुड़ सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। साथ ही साथ मेरे भाइयों, ये होली सप्ताह चल रहा है ना? और होली सप्ताह 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हमारे यहाँ होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको मिलेगा 55% का फ्लैट डिस्काउंट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जितने भी यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। और इस समय जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोग्राम है स्टडी आईक्यू का तैयारी के लिए, वो है आरंभ, आरंभ 21, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। लाइव फाउंडेशन बैच है ये, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको लाइव पढ़ाया जाता है। ठीक, अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो आपको इस समय 50% का डिस्काउंट, 55% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कोड आपको लगाना है वी एल लाइव। देखो भाई, हर फैकल्टी का अपना कोड होता है, मेरा भी है, सबका होता है, योगी सर का है, सुमित सर का है, विवेक सर का है, सबका है। कोड आप किसी का भी लगाएं, बस अध्यापक का लगाएं। अगर आप एक कोड लगाते हैं तो इससे आपका अध्यापक के प्रति एक प्रेम जाहिर होता है, बस इतना सा है। ठीक है, कैसे आप इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं? तो इसके लिए आप जाइए studyIQ.com पर। ठीक है, यहाँ गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू, studyIQ.com पर आप क्लिक करिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पर जाइए, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। इसके बाद देखिए आरंभ 21 पे यहाँ क्लिक कर लीजिए। मैं जब भी ओपन करता हूँ उत्तर प्रदेश तो ओपन होता है हमसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये देखिए यूपी पे आपको क्लिक करना है, क्लिक किया आपने उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए पूरी की पूरी। ठीक है, 2 तरह के बैचेज हैं। बाई नाउ पे जाइए, यहाँ कूपन कोड लगाइए VL लाइव और बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।